प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा के रसायन विज्ञान के दूसरे अध्याय परमाणु की संरचना के 14वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको एक नए कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसका नाम है कक्षक और इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑर्बिटल। कक्षक या ऑर्बिटल में जानने के बाद जो है आज के लेक्चर का मुख्य टॉपिक हमारा मैं डिस्कस करूंगा वो है परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और इसके लास्ट में जो है मैं आपको क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। अब क्योंकि क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में जो फुल डिटेल है हम 15th लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए अभी शुरुआत करते हैं। अब आइए ये समझते हैं कि कक्षक या ऑर्बिटल क्या होता है। तो ये समझने से पहले हम एक बार बोहर मॉडल पर एक नजर डाल लेते हैं कि बोहर क्या कहता है कि एटम के सेंटर में जो है वो क्या होता है, नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर निश्चित कक्षा के अंदर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, आज हमने क्या पढ़ना, ऑर्बिटल पढ़ना है। ठीक, लेकिन ऑर्बिट या कक्ष जो निश्चित पथ है उसको किसने नकार दिया था? हाइजेनबर्ग ने नकार दिया था। ठीक है, उन्होंने प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित पथ में नहीं घूम सकते। ठीक, तो इसका मतलब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बाद, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बाद यहाँ पर कक्ष की जगह पर एक नया कंसेप्ट आया है जो कि ऑर्बिटल है। अब देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में नहीं रह सकता तो कहाँ रहेगा वो नाभिक के चारों ओर 3 विमीय स्पेस में कहीं भी रह सकता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी रह सकता है। लेकिन कैलकुलेशन करके हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कहाँ कहाँ हो सकती है। जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होती है ना, वहां पर हम क्या करते हैं, इस तरह से डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक, ये पहले से नीले रंग के मैंने लगाए हुए हैं। अब देखिए मैंने ब्लैक कलर से आपको समझा दिया है। तो देखिए कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या हो, मैक्सिमम हो, उस तो नाभिक के इर्द गिर्द का वो जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्षक या ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से हम कक्षक को परिभाषित कर सकते हैं कि नाभिक के इर्द गिर्द वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, अधिकतम हो, 99% हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, कक्षक या ऑर्बिटल कहलाता है। अब देखिए कि कक्षक या ऑर्बिटल की परिभाषा के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दोनों में क्या अंतर है। फिर भी मैं एक बार इसका अंतर और एक बार बता देता हूँ कि जैसे पहला अंतर तो इनकी परिभाषा का ही हो गया। ठीक, कि ये नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्ष है, निश्चित पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और ये नाभिक के गिर्द वो क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना मैक्सिमम होती है। इसके अलावा देखिए कि ये जो है प्लेनर मोशन को, एक समतल गति यानी एक ही तल में गति को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन की 3 विमीय गति को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इससे अगला जो है कि जो ऑर्बिट का जो कंसेप्ट है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ले लो या वेव करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनको जो है ओबे नहीं करता। ठीक है, उनका पालन नहीं करता। लेकिन जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो या जो वेव करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको मानता है। ठीक, अब जितने भी ऑर्बिट हैं, जितने भी कक्ष हैं, वो सारे सर्कुलर हैं, ऐसे वृत्ताकार हैं और डिस्क लाइक हैं, डिस्क की तरह से गोल हैं ये। ठीक है, और सभी की शेप एक जैसी है। लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं, जो कक्षक होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अलग अलग टाइप के कक्षक होते हैं, जैसे एस, पी, डी, एफ वगैरह जो है हम आगे के लेक्चर्स में एक कक्षक पढ़ेंगे। तो इनके सभी के शेप्स जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक, अब इसके अलावा जो है इसमें कोई दिशात्मक करैक्टर नहीं होता, कोई दिशात्मक गुण नहीं होता ऑर्बिट के अंदर कि इलेक्ट्रॉन सभी तरफ मिलने की संभावना सेम होती है, कि सभी जगह पर सेम रहता है इसका। ओके, अपन ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन इस साइड रहेगा या इस साइड रहेगा।
ठीक है, ऐसा कोई हम पर्टिकुलर दिशा इसमें नहीं देते। ठीक, यानी इसके साथ कोई भी दिशा एसोसिएटेड नहीं होती। ठीक, लेकिन एस ऑर्बिटल को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर जो है डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, दिशात्मक गुण होते हैं। ओके, और एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपको पता है कि 2n² से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर n पहले ऑर्बिट के लिए 1 है, दूसरे के लिए 2 वगैरह जो है ये हम बोर मॉडल में पढ़ चुके हैं। लेकिन एक कक्षक के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, एक कक्षक के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके मुख्य डिफरेंस थे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के मुख्य टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले मैं आपको क्वांटम यांत्रिकी के बारे में बताता हूँ कि क्वांटम यांत्रिकी क्या होता है। क्वांटम यांत्रिकी वास्तव में एक थ्योरेटिकल साइंस है, एक सैद्धांतिक विज्ञान है, जिसमें जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म वस्तुएं जो होती हैं, उनकी गतियों का अध्ययन किया जाता है। और वो सूक्ष्म वस्तुएं जिसमें तरंग और कण दोनों के गुण हो, जिनमें ड्यूअल कैरेक्टर हो ना, उन सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने क्या बताया कि क्वांटम यांत्रिकी क्या है, एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें तरंग और कण दोनों गुण रखने वाली सूक्ष्म वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले हम जो हमारी 11th क्लास की फिजिक्स है उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स को हिंदी में बोलते हैं चिर सम्मत यांत्रिकी, जिसमें हम न्यूटन गति के नियम वगैरह लिखते हैं। तो वो जो है ऐसे सूक्ष्म कणों पर लागू नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे सूक्ष्म कणों के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटम यांत्रिकी पढ़ते हैं। अब देखिए कि जो क्वांटम यांत्रिकी है, इसके डेवलपमेंट का पूरा श्रेय जो है एक साइंटिस्ट एर्विन श्रोडिंगर जो है उनको जाता है। तो उन्होंने 1926 ईस्वी में जो है पार्टिकल्स के साथ जो वेव मोशन एसोसिएट होते हैं उनके बारे में काफी स्टडी किया था। तो उसी स्टडी का एक हिस्सा जो है वो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, उसकी तरंग गति को जो उन्होंने एक मैथमेटिकल रूप में जो है एक्सप्रेस किया, और एक समीकरण के रूप में हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेस किया, और उस समीकरण को हम कहते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। और वास्तव में ये समीकरण जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि लोग इसको क्वांटम यांत्रिकी का दिल मानते हैं, इसका हार्ट मानते हैं। अब देखिए कि श्रोडिंगर ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो तरंग गति है ना, उसको हम एक गणितीय फलन के रूप में वर्णित कर सकते हैं। ठीक, और उस गणितीय फलन को किसका नाम दिया है, तरंग फलन का नाम दिया है। अब देखिए ये फलन आपके लिए एक नया नाम है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझा दूं, आपके लिए एक अजीब सा नहीं लगेगा ये, कि जैसे हम 9th और 10th क्लास में क्या करते हैं कि इस तरह से कुछ ग्राफ हमने ड्रा किए थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, तो अगर हमारे पास एक स्तर वाला रैखिक समीकरण था ना, कुछ इस तरह से y = mx + c, m की जगह c की जगह कोई भी नंबर ले लो, जैसे y = 2x + 5 मान लिया, कुछ ऐसा है। ठीक, तो इसका जैसे हमने ग्राफ खींचा था तो ग्राफ कैसे आया, मान लिया कि इस तरह से क्या आया, सीधी रेखा आता था। ठीक, तो एक सीधी रेखा के लिए गणित में इस तरह की एक समीकरण हम लेते हैं कि इस समीकरण का अगर आप ग्राफ खींचोगे तो क्या आएगा, सीधी रेखा आएगा। ठीक, 9th-10th तक तो हमने ये पढ़ा था कि इस समीकरण का अगर आप ग्राफ खींचोगे तो क्या आएगा, कि सीधी रेखा आएगा। लेकिन हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि सीधी रेखा का ये वाला समीकरण होता है। ठीक, तो आप एक किस्म से ये भी कह सकते हो कि ये जो है एक लीनियर फंक्शन है, कि एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करने वाला एक फलन है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं इसको। तो गणित में क्या होता है कि अलग अलग शेप के जो वक्र होते हैं ना, उनके लिए अलग अलग टाइप के फलन होते हैं। ठीक, तो फिलहाल आपने ये समझना है कि जैसे मैथमेटिक्स में हम एक सीधी रेखा को एक फलन के रूप में लिख सकते हैं,
ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक तरंग को भी हम एक फलन के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तरंग फलन का नाम देते हैं। ठीक है। और इस तरंग फलन के अंदर है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के विषय में सारी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। ठीक है। अब ये तरंग फलन में सीधा हम लाएं कहाँ से, ठीक है, वो जानकारियां कहाँ से लेंगे? इसके लिए जो है श्रोडिंगर ने एक तरंग समीकरण दिया था। उस तरंग समीकरण को जब हम सोल्व करेंगे ना, तो इसकी सारी जानकारियां हमारे पास आ जाएगी। तो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण क्या है वास्तव में? अब देखिए कि ये एक समीकरण मैंने यहाँ लिख रखा है, एच कैप ऑफ साई इज इक्वल टू ई साई। ओके। अब देखिए एच कैप क्या है? ये एक ऑपरेटर है, एक संकारक है। ठीक है, गणितीय संकारक है। तो जैसे आप डेरिवेटिव वगैरह करते हैं, वो भी एक किस्म का संकारक ही होता है। तो उसी टाइप का आप इसको मान के चल सकते हो। ठीक है। और इसका नाम क्या है? हैमिल्टोनियन संकारक है। और ई क्या है? परमाणु की कुल ऊर्जा है। ठीक। तो ये जो समीकरण है ये क्या है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो इसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समीकरण याद रखना है, इसमें ये क्या क्या चीजें हैं बस ये याद रखना है। ठीक है। फिर भी अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो इसी समीकरण को हम एक बड़े रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर कर्ली होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है, कर्ली स्क्वायर साई अपन कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई अपन कर्ली वाई स्क्वायर, प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपन कर्ली जेड स्क्वायर, प्लस 8 वाई स्क्वायर एम अपन एच स्क्वायर ए माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0। वास्तव में ये दोनों समीकरण एक ही है, इनका रूप बस अलग अलग है। आप चाहो तो ये दोनों याद रख लो। ठीक। ए यहाँ पर वही है कुल परमाणु की ऊर्जा, और वी क्या है? ये स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक। और कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर ये होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आप इतने से भी काम चला सकते हो, बाकी पूरा भी याद रख सकते हो। इसका जो हल है श्रोडिंगर तरंग समीकरण का, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप BSc 1 में जाओगे या इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर में जाओगे, तब आपको मैथमेटिक्स में इसका सॉल्यूशन करने के लिए मिलेगा, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि इसके हल से हमें इलेक्ट्रॉन के विषय में सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती है। तो देखिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में जो कुछ भी मैंने भी आपको बताया वो सारा मैंने नोट्स में लिख दिया, और ये नोट्स आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से PDF की डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे मोबाइल ऐप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो तरंग फलन का वर्ग जो है ना, वो हमें क्या बताता है कि नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कहाँ कहाँ होती है, उसको मापता है। ठीक है। अब देखिए कि जब आप इस तरंग समीकरण को हल करोगे ना, तो आपको कई सारे तरंग फलन मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे? वो अनेक तरंग फलन जो है आपको SWE को हल करने पर मिलेंगे, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर मिलेंगे। तो इन तरंग फलनों को जो है हम 3 क्वांटम संख्याओं से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको अभिलक्षित कर सकते हैं। और वो 3 क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, डिंगसी या एजीमुथल क्वांटम संख्या, और चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब देखिए इन 3 के अलावा एक चौथी क्वांटम संख्या और भी है, जिनको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो SWE से नहीं आई थी। ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण हल करने पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली, जो क्या है? क्वांटम संख्याएं। और परमाणु में हर इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ये भिन्न भिन्न क्वांटम संख्याएं होती है। ठीक है। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना क्वांटम संख्याओं का सेट अलग ही होता है, और उस सेट से हमें ये पता लग जाता है कि नाभिक के चारों ओर वो इलेक्ट्रॉन जो है मिलने की संभावना जो है किस क्षेत्र में है। ठीक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है वो किस क्षेत्र में अधिक है, और वो जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? आणविक ऑर्बिटल कहलाता है, जिसके बारे में जस्ट अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा। ठीक है। वहां सीधा ऑर्बिटल कह दिया था, इसको आणविक ऑर्बिटल भी हम कह देते हैं, सीधा ऑर्बिटल भी कह देते हैं, कक्षक कह देते हैं सीधा ही। तो अब आगे देखते हैं कि इसी श्रोडिंगर तरंग समीकरण के आधार पर जो हमें क्वांटम यांत्रिकी मॉडल मिला है,
उसके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो है एक निश्चित मान ही संभव है। निश्चित मान का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन के पास उस ऊर्जा का 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना यानी होल नंबर मल्टीपल में इसकी ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब जैसे 1 गुना और 2 गुना ऑफ दिस एनर्जी, इनके बीच की ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी। ठीक है, या तो उस पैकेट का 1 गुना ऊर्जा होगी या उसका 2 गुना ऊर्जा होगी, इसके बीच का नहीं होगा। अब देखिए 2 और 3 के बीच का भी आपको नहीं मिलेगा उसमें ऊर्जा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के जो है निश्चित मान ही संभव है। और अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा का स्तर है, जो क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का जो स्तर है, उसकी अलाउड वैल्यू, ये नहीं कि भाई कहीं भी नाभिक के चारों ओर हम ये कह देंगे कि भाई ये जो है ऊर्जा का स्तर है। जो अलाउड वैल्यूज है वो श्रोडिंगर समीकरण के हल से आपको प्राप्त होगी। ठीक, उसके बाद जो है ये मॉडल जो है एक सुनिश्चित पथ यानी ऑर्बिट की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन होने की प्रायिकता जो है, नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्र है वहां इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा उसकी प्रायिकता को व्यक्त करता है, यानी ऑर्बिटल के कंसेप्ट को मानता है। ठीक, अब देखिए कि अगला पॉइंट है कि क्वांटम यांत्रिकी में तरंग फलन जो है इसका कोई भी विशेष फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये जस्ट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव बताता है कि जो है वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, ये साई। ठीक, लेकिन जो हमें असली जानकारी जो प्राप्त होती है ना वो साई स्क्वायर से प्राप्त होती है। साई स्क्वायर वास्तव में आपको ये बताता है कि नाभिक के चारों ओर के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिक कहाँ पर है। ठीक है, ये प्रायिकता घनत्व को बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, यानी इससे आपको जो है ऑर्बिटल मिलता है। ओके, तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, कक्षक की अवधारणा। अभी तक जो पढ़ा उसको बता रहा हूँ मैं, एंड नहीं कर रहा हूँ अभी। कक्षक की अवधारणा को पढ़ा, उसके बाद जो है क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के लिए को समझने के लिए हमने क्वांटम यांत्रिकी क्या होती है और श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा। और श्रोडिंगर तरंग समीकरण से जैसे हमने देखा कि इसके हल से हमें अनेक तरंग फलन मिलते हैं जिनको हम 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन क्वांटम संख्याओं के बारे में अभी आपका जस्ट थोड़ा सा परिचित करवा देता हूँ, बाकी डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वास्तव में क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याएं क्या होती है, ये 4 संख्याओं का एक समूह होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 संख्याओं का एक समूह होता है जिसकी सहायता से हम एक परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, उसकी स्थिति कहाँ है, उसकी ऊर्जा कहाँ है, वो कौन से कक्षक में मिलेगा, सारी जानकारियां जो है आपको कौन देगा, ये 4 क्वांटम संख्याएं देगी। और इन 4 क्वांटम संख्याओं के नाम में से 3 आपको बता चुका हूँ। एक है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है डिंगसी क्वांटम संख्या, तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये 3 तो आपको जो है श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुई। और चौथी जो है चक्रण क्वांटम संख्या जो बाद में प्रवेशित की गई। ठीक है, किसने प्रवेशित की और इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या काम है, क्या जानकारियां हमें देती है चक्रण क्वांटम संख्या, ये सारा डिटेल जो है मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और अगला लेक्चर जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।